नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। हिंदी लैंग जो बुक का नाम है भाषा प्रीत, इसका लेसन नंबर जो 1 है, इस चैप्टर का नाम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी लैंग्वेज ये हिंदी को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप हिंदी लैंग को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो ये समझना आप शुद्ध हिंदी को बोलना सीख जाएंगे। हिंदी को समझने के लिए ये हिंदी ग्रामर को समझना सबसे मुख्य है। तो ये हिंदी लैंग्वेज जो इसमें जो दिया है, ये पूरा जो इसका ग्रामर है, ये पूरा ग्रामर संस्कृत का ही ग्रामर है। इसमें दिखा भी है, देखो सबसे पहली लाइन में लिखा है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी अथवा बोलना। हम 3 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संकेतों द्वारा, संकेत माने इशारों के द्वारा, बोलकर एवं सुनकर, तथा लिखकर व पढ़कर। इस तरीके से हम अपनी बात को किसी दूसरे से कह सकते हैं। लेकिन संकेतों को किसी भी प्रकार से लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। माने संकेत जो होते हैं इनको लिखा नहीं जा सकता है, अतः ये भाषा के मानक रूप में नहीं है, इसलिए ये ग्रामर में नहीं आते। हिंदी के ग्रामर में संकेत का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। भाषा सार्थक शब्दों का वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 भेद बताए। कितने भेद बताए? 2। एक तो होता है मौखिक और एक लिखित। बताया संकेत का तो कोई इसमें प्रमाण ही नहीं है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक क्या होता है? जैसे कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, वो कैसे पढ़ाता है? मौखिक भाषा, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। कोई न्यूज़ चैनल वाला समाचार सुनाता है तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। कोई हमें उपदेश देता है, समझाता है, बात बताता है, ये सारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। इसमें देखो ऊपर मौखिक भाषा में नंबर 1 पॉइंट पे जो लिखा हुआ है, अध्यापिका ने एक अनुच्छेद दिया इसमें छोटा सा कि अध्यापिका ने विद्यार्थियों को बताया 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अतः इस बार भी 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, इसलिए सभी छात्र और छात्राएं पूरी तैयारी के साथ आएं। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह अनुच्छेद बताया इसमें दिया नीचे। उपर्युक्त अनुच्छेद में अध्यापिका द्वारा छात्रों को बोलकर हिंदी दिवस के विषय में बताया गया है। छात्रों द्वारा अध्यापिका की बात सुनकर समझी गई है। माने जब टीचर पढ़ाता है तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? सुनते हैं और फिर उसे समझते हैं। अगर आप लोग मन से माने टीचर की बात, अध्यापक की बात को सुन रहे हैं तो समझ में आएगी, अच्छी तरह समझ जाओगे, लेकिन इधर उधर देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए ये बताया, इसमें हिंदी दिवस के विषय में बताया गया है छात्रों द्वारा अध्यापिका की बात को सुनकर समझी गई है। और भाषा का यह रूप क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या आती है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, सबसे पहले क्या आती है मौखिक भाषा के अंतर्गत? मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, या कोई न्यूज़ चैनल वाला कोई हमको न्यूज़ पढ़ा रहा है। इसके बाद में इसी चैप्टर में बताया जैसे सामान्य जीवन में भाषा के इसी रूप का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, मौखिक का। हमारे आसपास जीवन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो मौखिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। लिखना तो बहुत ही कम पड़ता है। कोई बात, कोई
किसी को लिख करके कुछ देना है, लेकिन प्रमाणिक जो चीज मानी जाती है वो माना क्या जाता है, वो लिखित माना जाता है। लेकिन सामान्यतः जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत करते हैं बातचीत में। जैसे बातचीत हुई, ऊपर लिखा गीत संगीत गायन भाषण, माने गाते भी है तो मौखिक भाषा, लिख करके तो गाते नहीं है कि कागज पर लिख लिया और दिखा दिया हाँ भाई गा दिया हमने, ऐसा तो नहीं होता। भाषण है, कथावाचन है, वाद विवाद, किस्से कहानियां, घटनावादी का वर्णन, ये सारी इसके मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा आया लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, जैसे विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, सभी ने मन लगाकर इसमें भाग लिया, अध्यापिका ने प्रतियोगिता के संबंध में छात्रों से एक लिख कर लाने को कहा, यह लेख सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर अपनी पसंद नापसंद लाभ हानि, जैसे हमारे ही स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, उस कार्यक्रम को मैंने कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इस कार्यक्रम को अपनी पसंद और नापसंद लिखिए, तो ये किसके अंतर्गत आया, लिखित भाषा के अंतर्गत आया। शिक्षिका ने छात्रों द्वारा लिखा, इसमें देखो ध्यान से देखें, शिक्षिका ने छात्रों द्वारा लिखकर लाए गए लेख को पढ़कर अपने अनुभवों को समझा, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें कोई व्यक्ति लिखकर अपने भाव व्यक्त करता है एवं अन्य दूसरा इसे पढ़कर उसके भाव को समझते हैं। मनुष्य ने जब बोलना आरंभ किया तो उसे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले संबंधियों को संदेश भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। माने कोई दूर चला गया है हमारा। आज के समय में वर्तमान में तो चिट्ठियां बंद होती जा रही हैं, लेकिन पहले जो सबसे जो अच्छा साधन बताया जाता था, चिट्ठियां बहुत हुआ करती थी, माने अपनी बात को दूसरे से कहने का साधन बनाया लिखित। तो मौखिक भाषा के बहुत बाद में वह अपना बोलचाल को लिखित रूप देने में सफल हो गया। लिखित भाषा स्थायी भाषा है और प्रमाणिक भाषा है। बोलने वाली जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा तो एक बार को व्यक्ति मौखिक भाषा कह दिया अपनी बात से पलट जाता है, लेकिन लिखा हुआ जो होता है वो सदैव प्रमाणिक होता है। इसमें बताया लिखित भाषा स्थायी भाषा है, बोले हुए शब्द वायु में विलीन हो जाते हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, हवा में चले गए, जबकि लिखित ग्रंथ की पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। जो हमारे इतिहास पुराण, जो बहुत दिनों पहले हमारे कोई दादा दादी, कोई भी लिखने का, डायरी लिखने का शौक हुआ करता है लोगों को, पूरे सुबह से लेकर के शाम तक जो घटना घटी, उन घटनाओं को लोग अपनी डायरियों में लिखते हैं कि हमारे संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उनके जो नाती हैं, उनके बच्चे हैं, वो उस डायरी को पढ़ते हैं, देखो हमारे पिताजी ने क्या क्या लिखा था, हमें ये सब, तो उन्हें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। तो पत्र पत्रिकाएं आदि भाषा के लिखित रूप के कुछ उदाहरण बताए। भाषा का विस्तार बताया। सबसे पहले यही मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, इस भाषा को बच्चा अधिकतर अपने परिवार से ही सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। ये कौन सी होती है, इसे बोलते हैं मातृभाषा। जैसे पंजाबी तथा मलयालम भाषा, भाषी माता पिता की संतानें कैसी होती हैं, पंजाबी की संतानें होंगी तो पंजाबी बोलने लग जाएगा, मलयालम वाला होगा तो वो मलयालम भाषी हो जाएगा, कोई व्यक्ति इंग्लैंड में रह रहा हो तो वो अंग्रेजी बोलना बच्चा सीख जाएगा बचपन से ही। ऐसे ही उसकी संतान अपने माता पिता को देख करके सारी जो मातृभाषा कहा जाता है उसे पंजाबी व मलयालम भाषा सीख जाती हैं, वह सहज रूप से उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पंजाबी व मलयालम उनकी मातृभाषाएं हैं। दूसरी आई राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, यह वह भाषा है जो किसी भी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या बताई, हिंदी है, जिसे देश के अधिकांश भागों में बोला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की जापानी हो गई, चीन की चीनी हो गई, रूस की रूसी हो गई, जर्मन की फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि। ये सभी अलग अलग देशों की राष्ट्रभाषाएं होती हैं। फिर इसके बाद में आया राजभाषा। क्या आया,
ये आया राजभाषा। तो ये राजभाषा क्या है? राजभाषा यह भाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। ये सरकारी कार्यालयों में जितने भी ऑफिस होते हैं वहां पर जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे कहते हैं राजभाषा। मुख्यतः भारत में सरकारी कामकाज अंग्रेजी और हिंदी में किया जाता है। हमारे भारत में या तो अंग्रेजी में होगा कोई काम या फिर हिंदी में किया जाता है। अतः भारत की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी व हिंदी दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में भी काम होता है और हिंदी में भी काम होता है। इसलिए यहाँ की भारत की राजभाषा ये दोनों हैं, अंग्रेजी और हिंदी। इसके बाद में संपर्क भाषा। संपर्क भाषा होते हैं किसी के संपर्क में आने से हम जो वार्तालाप करने लग जाते हैं। जैसे संपर्क भाषा वह भाषा है जिसमें देश के अधिकांश नागरिक आपस में वार्तालाप करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बोलने वाला इसका सही उच्चारण करे। ये जरूरी नहीं है कि बोलने वाला जो बोल रहा है वो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही कर रहा है। भारत में हिंदी संपर्क भाषा है, जबकि संपूर्ण विश्व की संपर्क भाषा क्या बताई? अंग्रेजी है। संपूर्ण विश्व की भारत की मान्यता प्राप्त स्थानीय भाषाएं, ये स्थानीय भाषा हैं जो स्थान पे बोलने जाने वाली भाषाएं हैं। जैसे कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें अलग कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, उनको भी मान्यता प्राप्त करिए संविधान में। जैसे भारत में यूं तो अनेक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु कुछ विशेष भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। इन भाषाओं की संख्या 22 बताई है, जो निम्न प्रकार है। इसमें लिखिए, देखो सब पूरा लिखा है। हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है, डोगरी है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी, बांग्ला, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली तथा संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त मुख्य भाषाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएं भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इन भाषाओं को क्या कहा जाता है? ये तो भाषाएं हैं जो संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त करा दिया गया उनको तो भाषा बोली गया। इन भाषाओं को बोलियां, और जो विभिन्न क्षेत्रों में जो नहीं हुआ उनको बोलियां बोल दिया कि इनकी ऐसी बोली है। इन भाषाओं को बोलियां कहते हैं। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। अल्प विकसित कहते हैं जो पूर्ण तरीके से जिसका विकास नहीं हुआ है, जो छोटे इस रूप में ही है, वो छोटी जगह पर ही वैसी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे अपने ही यहाँ पर देख लो, टूंडा में आसपास में किस भाषा का प्रयोग होता है। थोड़ी और आगे बढ़ जाओगे पूरब की तरफ, इटावा, मैनपुरी की तरफ, तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, थोड़ी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ऐसे ये बोलियां कहलाती हैं सारी। जैसे भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। हमारे आगरा की तरफ चले जाओ, वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ, यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। हरियाणवी, हरियाणा की तरफ, गढ़वाली, पहाड़ों की तरफ। तो ये सारी बोली का कहलाती हैं। इसके बाद में आई मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा जो होती है, हिंदी में एक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है, माने बड़े रूप से बोले जाने वाली। अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिंदी भाषा पर स्थानीय भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे कहीं कहीं हिंदी का स्वरूप विकृत हो गया है। अतः भाषा में एक रूपता लाने के लिए उद्देश्य से भाषा के जिस स्वरूप को सार्वजनिक स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण एवं वर्तनी जानते होंगे आप, जो लिखते हैं हम लोग उसे वर्तनी बोला जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण व वर्तनी लिखने के कुछ नियम बताए। जैसे क्रिया विशेषण, आदि में य व के स्थान पर स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। उदाहरण, नई तो नई हो जाता है, हुआ नई हुआ का हुआ हो जाता है, गए का गए। परंतु जहां भी यह शब्द मूल तत्व है वहां इसे यह ही लिखा जाएगा, जैसे स्थाई, अव्ययी आदि। कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं, कर्ता ने, कर्म को, जिस, ने, को, से, में, पर, ये सारे चिन्ह कारक के होते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा से अलग। संज्ञा कौन सी? मैं, तुम, वह, आप, हम सब, ये सारे संज्ञा होते हैं। तो अलग एवं सर्वनाम के साथ मिलकर किया जाएगा। जैसे संज्ञा,
संज्ञा का मतलब नाम हो गया। जैसे संज्ञा किशन ने सर्वनाम उसने। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग पृथक पृथक लिखा जाएगा। जैसे खा लिया है, ये क्रिया है। क्रिया हम किसे कहते हैं? क्रिया माने जो हम कार्य दिन भर करते हैं, माने सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हम जो हर समय क्रिया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखना, खाना, पीना, चलना, डांटना, पीटना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं कहलाती हैं। तो बताया इसमें संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग पृथक पृथक लिखा है। पृथक पृथक का मतलब अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे खा लिया है, चला गया है, गा रहा है, पढ़ रहा था। तो हम क्रियाएं किन्हें कहते हैं? क्रिया हम उसे कहते हैं जो हम सुबह से लेकर के शाम तक जो कार्य करते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया बताई इसमें। तो क्रिया तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे क्रिया किसे कहा जाता है। इसके बाद में आया अनुस्वार। इसके बाद अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो ऊपर बिंदी जो लगाते हैं ना, कि बिंदी लगा दो, उसे अनुस्वार बोला जाता है। और जो चंद्र बिंदी जो बोला जाता है उसका शुद्ध नाम है अनुनासिक। अनुस्वार लगाना, बिंदी लगाना ऊपर, और अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदी को। दोनों को ही मान्यता दी गई है। इनका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर उचित उच्चारण के अनुसार किया जाना चाहिए। तत्सम शब्दों को तद्भव में परिवर्तित करके समय विसर्ग लुप्त हो जाती हैं। जो आप लोगों ने संस्कृत में देखी होंगी विसर्ग लगती हैं। जैसे राम है, उस पर विसर्ग लगा दी तो रामः हो गया, विसर्ग है ना। रामः, रामऊ, रामः, ये सारे संस्कृत। और मैंने बता ही दिया है कि हिंदी लैंग्वेज पूरी है, क्या है, ये पूरी संस्कृत की है। तो विसर्ग लुप्त हो जाता, लुप्त का मतलब हट जाता है। जैसे दुख, तो दुख हो गया। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? अब इसको भी ध्यान से सुने, समझें। भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए, इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इसमें परिभाषा बताई लिपि की कि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा, चिन्ह जानते हो ना आप लोग, चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ ऐसी लिपि हैं जिनकी एक जैसी लिपि है, जैसे हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, गुजराती है। इन चारों की लिपि एक ही है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, माने अपने गुरु के द्वारा समझी हुई लिपि। बंगाली की बांग्ला है, अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की लिपि रोमन है, अरबी की फारसी है, रूसी की सिरिलिक है, स्पेनिश की रोमन है, उर्दू की फारसी है। तो विश्व की अधिकांश लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। किधर से? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। अरबी और फारसी लिपियां दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। अरबी और फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? हम लोग जैसे लिखते हैं बाईं ओर से, माने लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं राइट साइड तक लिखना। और उधर से कैसे लिखी जाती है? दाहिनी ओर से बाईं ओर, माने राइट साइड से और लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं। कौन सी? अरबी और फारसी की लिपियां। देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण वर्ण के अनुरूप ही होता है। जैसा वर्ण होता है वैसा उसे बोला जाता है। व्याकरण बताया, व्याकरण माने ग्रामर। जो हम आप लोग, मैंने बताया कि अगर आप लोग व्याकरण अच्छी तरीके से, कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी भाषा हो देश की, विश्व की, उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है हम लोगों को, वो होती है व्याकरण की। व्याकरण की सही जानकारी। और व्याकरण हमको सिखाता क्या है? व्याकरण का नियम ही यही है। व्याकरण हमको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ये व्याकरण का नियम है। तो सबसे पहले व्याकरण आया। इसमें व्याकरण लास्ट में बताया कि भाषा के नियमों की जानकारी के अभाव में कभी कभी पारंपरिक बोलचाल में भाषा स्वरूप विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब थोड़ा खराब हो जाता है। भाषा को इस हानि से बचाने के लिए उसके व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
माने व्याकरण की जानकारी। हम जो बोल रहे हैं हिंदी, कहीं व्याकरणिक तरीके से गलत तो नहीं है, इसकी जानकारी होना परम आवश्यक है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, मैंने बताया अभी आप लोगों को, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने क्या सिखाता है व्याकरण हमको, लिखने और पढ़ने में उस भाषा का व्याकरण हमारी सहायता करता है। किस वर्ण, शब्द अथवा चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण द्वारा हमें इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। परिभाषा बताई व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का निरूपण होता है। ये भाषा की व्याकरण की परिभाषा बताई। व्याकरण के अंग बताए इसमें। व्याकरण के अंग कौन से? व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये आप लोगों का सबसे फर्स्ट चैप्टर, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। भाषा, लिपि। तो सबसे इस चैप्टर में जो मैं आप लोगों को मुख्य बात बताता हूं पूरे का संक्षेप में, इसमें है व्याकरण सबसे मुख्य। आप लोगों को अगर हिंदी बोलना, पढ़ना और शुद्ध रूप से उच्चारण करना, जो भी आपको सीखना, लिखना, तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब इसके जो आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर, वो आप लोगों के सामने हैं। आप लोग समझें इसे धीरे आराम से। देखो, सबसे पहले इसमें दिया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने अंग हैं। तो देखो, जो ब्लू बॉक्स है उसमें सबसे पहले नंबर 1 मैंने टिक लिख दिया है कि विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक अंग, रूप या अंग कह लो। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, तो इन दोनों की डिफाइन लिखनी है आप लोगों को कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखो, नंबर 4 पॉइंट पे, इस ब्लू बॉक्स में ही देखो 4 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले बोलना सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसके बाद में तथा करके ये पॉइंट आएगा 6 पॉइंट। देश के अधिकांश क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये अंतर है दोनों में, इनकी डिफाइन लिख दोगे अंतर पता पड़ जाता है। इसके बाद में 3 है, राजभाषा किसे कहते हैं और भारत की राजभाषा कौन सी है। तो ये आप लोग 5 पॉइंट पे ब्लू बॉक्स में ही देखना है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा मैंने बताया अभी समझाते समय, भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। इसके बाद 4 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा लिपि का क्या अर्थ है, किन्हीं 4 भाषाओं और उनसे संबंधित लिपियों के नाम लिखिए। तो लिपि, देखो लिपि में, इसमें आंसर में आप लोगों को बताता हूं, लिखा हुआ देखो लिपि का क्या अर्थ है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिपि का अर्थ आप लोगों के सामने, किसी भाषा को उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है लिपि कहते हैं। तो 4 आप लोगों को जो लिपि लिखने के लिए कहा इसमें, तो 4 लिपि मैंने पॉइंट लिख दिए। 1 हिंदी की देवनागरी, अलग अलग लिपि लिखनी है सबकी। हिंदी की देवनागरी, नंबर 2 पंजाबी की गुरमुखी, नंबर 3 बंगाली की बांग्ला और नंबर 4 अंग्रेजी की रोमन। ये लिपि हो गई। इसके बाद में देखो आप लोग, नंबर 5 है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम लिखिए। तो आप लोग देखें इस चैप्टर में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, देखो दी है इसमें दिया भारत में
मैंने अंडरलाइन कर दिया। इन भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, जो निम्न प्रकार है: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी, बांग्ला, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली तथा संताली। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।